तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही जीवन के सबसे बड़े जादू पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। एक ऐसा जादू जो हर पल हमारे आसपास चल रहा है। हाँ, मेरा मतलब है कि कैसे कोई भी जीव अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देता है। एक छोटे से बीज का एक विशाल पेड़ बन जाना या एक अकेली कोशिका से एक पूरे मानव शरीर का निर्माण होना, ये वाकई में प्रकृति का सबसे बड़ा अजूबा है ना? और आज हमारे पास जीव विज्ञान के जो बेहद सटीक और शानदार नोट्स हैं, उनका मुख्य उद्देश्य भी यही है, ये समझना कि जीवन खुद को कैसे दोहराता है और कैसे इस धरती पर आगे बढ़ता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। जब हम इन स्रोतों को देखते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? जनन या रिप्रोडक्शन सिर्फ एक नया जीव पैदा करने की कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, एक बड़ा संदर्भ है इसका। मतलब एक बड़ी बायोलॉजिकल वजह है इसके पीछे। जी, ये प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अंग्रेजी में जिसे कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज कहते हैं। मतलब अगर ये ना हो तो दुनिया की कोई भी प्रजाति बस कुछ ही पीढ़ियों में हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। ये तो बहुत ही डरावना विचार है। इसीलिए चाहे पानी में तैरने वाला एक छोटा सा एक कोशिकीय जीव हो या कोई बहुत बड़ा जानवर, ये प्रक्रिया हर किसी में पाई जाती है। ये पूरी तरह से सार्वभौमिक है। तो हमारे स्रोत बताते हैं कि प्रकृति ने इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके विकसित किए हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सही कहा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम पहले वाले तरीके पे बात करें, अलैंगिक जनन, चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह की ना कॉपी पेस्ट तकनीक लगती है। इसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है, कोई युग्मक या गैमेट नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात जो नोट्स में है, पैदा होने वाली संतान एकदम अपने जनक का क्लोन होती है, हूबहू वैसी ही, जैसे कि अमीबा, यीस्ट या बैक्टीरिया में। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर संतान बिल्कुल अपने जनक जैसी है तो क्या इससे वो बदलते पर्यावरण में कमजोर नहीं पड़ जाएगी? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है, और सच कहूं तो क्लोनिंग का ये एक बड़ा नुकसान भी है। क्योंकि उनमें कोई विविधता नहीं होती। जी, आनुवांशिक जानकारी बिल्कुल वही रहती है। तो अगर कोई नई बीमारी आती है या मौसम में अचानक कोई बदलाव होता है जो उस जनक के लिए खतरनाक है, तो वो पूरी की पूरी क्लोन आबादी एक साथ खत्म हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस जोखिम के बावजूद अलैंगिक जनन प्रकृति में बेहद सफल है। वो कैसे? अपनी गति की वजह से। अगर हम द्विखंडन या बाइनरी फिशन का उदाहरण लें, जो कि हमारे नोट्स में भी है। हाँ, अमीबा और पैरामीशियम वाला उदाहरण। जी, इसमें होता यह है कि एक एकल कोशिका बस बीच से विभाजित होती है और दो समान कोशिकाओं में बट जाती है। 1 से 2, 2 से 4 लगती है। उन्हें साथी ढूंढने में कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। ये तो गति का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन तब क्या होता है जब बाहर का माहौल इनके लिए अनुकूल ना हो? तब प्रकृति एक दूसरी रणनीति अपनाती है। हाँ, मैंने नोट्स में प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा था, बहुखंडन या मल्टीपल फिजन। ये सिर्फ गति का खेल नहीं लगता, बल्कि एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिल्कुल सही। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, खाना ना हो या कोई खतरा हो, तब बहुखंडन होता है। तो कोशिका दो में नहीं बटती? नहीं, वो अपने चारों ओर एक बहुत ही कठोर आवरण बना लेती है, एक सुरक्षित दीवार की तरह, एक किले की तरह। हाँ, और उस किले के अंदर ही अंदर मुख्य कोशिका कई सारी नई कोशिकाओं में विभाजित होती रहती है। और वो बाहर नहीं आती? तब तक नहीं जब तक कि बाहरी माहौल दोबारा ठीक ना हो जाए। जैसे ही खतरा टलता है, वो आवरण टूटता है और कई सारी नई कोशिकाएं एक साथ बाहर आ जाती हैं। वाह, एक तरह का टाइम कैप्सूल। ये सूक्ष्म जीवों की जटिलता को दिखाता है। और इसी से जुड़ा एक और तरीका है कली बनना या बडिंग, जैसे यीस्ट और हाइड्रा में होता है। हाँ, ये भी अलैंगिक जनन का एक रूप है। इसमें जनक के शरीर पर एक छोटी सी कली बनती है जो धीरे धीरे बड़ी होकर एक नया जीव बन जाती है, और फिर वो अपने जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीवन जीने लगती है। ये तो पौधों की शाखाओं जैसा कुछ लगता है। लेकिन जब पौधों या कुछ जीवों के कटने की बात आती है, तो मुझे खंडन और पुनर्जनन की जो प्रक्रिया है ना, वो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन। हाँ, स्पाइरोगैरा जैसे जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाना और हर टुकड़े से नया जीव बन जाना।
और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है हाइड्रा और प्लैनेरिया का उदाहरण। पुनर्जनन वाला। बिल्कुल, शरीर का कोई भाग कट जाए और वहां से पूरा का पूरा नया जीव बन जाए। मतलब ये सेल्यूलर स्तर पर कैसे मुमकिन है? ये वास्तव में कोशिकाओं के विशिष्टीकरण का खेल है। थोड़ा और समझाइए इसे। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्लैनेरिया जैसे जीवों के शरीर में कुछ बेहद खास कोशिकाएं होती हैं। आप इन्हें स्टेम सेल्स मान सकते हैं। जो कुछ भी बन सकती हैं। बिल्कुल। जब शरीर कटता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। ये बहुत तेजी से विभाजित होती हैं और ये पहचान लेती हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा गायब है। मतलब उन्हें पता होता है कि सिर बनाना है या पूंछ? जी हाँ, वे खुद को उसी रूप में ढाल लेती हैं। इंसानों जैसे जटिल जीवों में यह क्षमता नहीं होती क्योंकि हमारी कोशिकाएं बहुत अधिक विशिष्ट हो चुकी होती हैं। हमारे पास वैसी स्टेम सेल्स नहीं बचती जो पूरा अंग बना सकें। सही कहा। लेकिन उन सरल जीवों के लिए यह एक अचूक जीवन रक्षक प्रणाली है। ये तो किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा सटीक प्रोग्रामिंग है प्रकृति की। और ऐसी ही कुछ प्रोग्रामिंग हमें वनस्पति जनन में भी दिखती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हाँ, जहां पौधों को नए पौधे उगाने के लिए बीजों की जरूरत ही नहीं होती। हमारे स्रोतों में आलू, अदरक और गुलाब का जिक्र है। और ये खेती के लिए बहुत ही क्रांतिकारी चीज रही है। क्योंकि इससे किसान जड़, तना या पत्ती से ही एकदम वैसा ही नया पौधा बना लेते हैं। बिल्कुल। आलू में जो छोटी छोटी आंखें होती हैं वो असल में तने की कलियां ही होती हैं। मिट्टी और नमी मिलते ही वो पूरा पौधा बना देते हैं। तो बिना बीज के ही क्लोनिंग हो गई। और फसल की गुणवत्ता भी बिल्कुल जनक पौधे जैसी ही रहती है। तो ये तो हुआ अलैंगिक जनन का पूरा परिदृश्य। तेज है, कुशल है और अस्तित्व बचाने में माहिर है। लेकिन अब बात करते हैं उस दूसरे तरीके की जो विविधता लाता है। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी, हमने अभी बात की थी कि क्लोनिंग में विविधता नहीं होती। तो प्रकृति ने इस कमी को पूरा करने के लिए लैंगिक जनन का विकास किया, जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें युग्मक यानी गैमीट्स बनते हैं, है ना? बिल्कुल। नर युग्मक जिसे स्पर्म कहते हैं और मादा युग्मक जिसे ओवम या एग कहा जाता है। और ये शरीर की आम कोशिकाओं से अलग होते हैं। बहुत अलग, क्योंकि इनमें क्रोमोसोम्स यानी आनुवंशिक जानकारी की संख्या आधी होती है। ताकि जब वो दोनों मिलें तो एक पूरा सेट बन सके। सही। और उनके मिलने की इसी प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद जो नई कोशिका बनती है उसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट, यह शब्द हमारे नोट्स में बहुत अहमियत रखता है। यही वो पहली कोशिका है जिससे एक पूरे नए जीव का निर्माण शुरू होता है। और क्योंकि इसमें माता और पिता दोनों का आधा आधा डीएनए होता है, इसलिए ये किसी की भी सटीक कॉपी नहीं होती। और यहीं से विविधता आती है, जो कि विकास या एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब निषेचन की बात आती है तो हमारे नोट्स इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हाँ, तो मछली और मेंढक में जो बाहरी निषेचन होता है वो तो मुझे बहुत जोखिम भरा लगता है। जोखिम भरा कैसे? क्योंकि सब कुछ शरीर के बाहर पानी में हो रहा है। मतलब हजारों अंडे दिए जा रहे हैं और बस एक उम्मीद है कि कुछ तो शिकारियों से बच ही जाएंगे। ये तो किस्मत का खेल लगता है। इसे ऐसे देखिए कि ये प्रकृति का अपना अर्थशास्त्र है। कैसा अर्थशास्त्र? बाह्य निषेचन वाले जीवों को अपने युग्मकों को पानी में बाहरी वातावरण के भरोसे छोड़ना पड़ता है। तापमान, पानी का बहाव और शिकारी, ये सब खतरनाक है। तो इसे बैलेंस कैसे करते हैं? भारी मात्रा में युग्मक पैदा करके। अंडों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कुछ के बचने की संभावना बन ही जाती है। अच्छा, तो मात्रा से सुरक्षा की भरपाई होती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम पक्षियों या स्तनधारियों को देखते हैं जो जमीन पर रहते हैं तो उनमें आंतरिक निषेचन होता है, जहां निषेचन मादा के शरीर के सुरक्षित वातावरण के अंदर होता है। जी, यहाँ ऊर्जा और समय का निवेश बहुत ज्यादा है और युग्मकों की संख्या कम होती है। लेकिन सफलता की दर कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि जाइगोट को एक बहुत ही सुरक्षित माहौल मिलता है विकसित होने के लिए। और इसी आंतरिक निषेचन के सबसे विकसित रूप को हम मानव जनन तंत्र में देख सकते हैं। हमारे स्रोतों में इसके अंगों का भी काफी विस्तार से जिक्र है। जी, पुरुष और महिला जनन तंत्र। तो अगर हम पुरुष जनन तंत्र की बात करें तो इसके मुख्य अंग हैं वृषण, जिसे टेस्टीज कहते हैं, जहां स्पर्म का निर्माण होता है, और शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस, और लिंग यानी पेनिस, जो उस आनुवंशिक सामग्री को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ महिला जनन तंत्र है,
जिसका काम सिर्फ ओवम बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरे नए जीवन को पालना है। बिल्कुल। अंडाशय या ओवरी में ओवम बनता है। लेकिन असली काम तो अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब में शुरू होता है ना? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अंगों का ये तालमेल कितना सटीक है। फेलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहाँ स्पर्म और ओवम मिलते हैं और जाइगोट बनता है। और फिर वो जाइगोट गर्भाशय यानी यूट्रस की तरफ बढ़ता है। हाँ, और वो अकेली कोशिका विभाजित होने लगती है। गर्भाशय वो सुरक्षित जगह है जहाँ ये भ्रूण या एम्ब्रियो खुद को दीवार से जोड़ लेता है। और फिर एक बहुत ही लंबा रासायनिक संवाद शुरू होता है जो पूरे 9 महीने तक चलता है। माता के शरीर से सारा पोषण और ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुंचता है। ये 9 महीने का जो सफर है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। जाइगोट से एम्ब्रियो और फिर फीटस बनना। फीटस वो चरण है जब अंगों को पहचाना जा सकता है। मतलब एक अकेली कोशिका कैसे जानती है कि उसे दिल कब बनाना है और दिमाग कब बनाना है? ये सब उस डीएनए में लिखे ब्लूप्रिंट की वजह से होता है। खरबों कोशिकाओं का एक साथ मिलकर एक नया शिशु तैयार करना, ये सच में किसी सिम्फनी की तरह है। और हर कोशिका अपना काम बिल्कुल सटीकता से करती है। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद अगर हम अपने नोट्स के अंतिम हिस्से पर आएं, जनन के महत्व पर। जी, अगर हम पूरे परिदृश्य को देखें तो ये सिर्फ एक नया जीवन पैदा करने तक सीमित नहीं है की संख्या को भी संतुलित रखता है। तो जो श्रोता आज की चर्चा से नोट्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक त्वरित रिकैप कर लेते हैं। ये एक अच्छा विचार है। तो अलैंगिक जनन मतलब एक जनक, लैंगिक जनन मतलब 2 जनक। नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं। अमीबा में द्विखंडन या बाइनरी फिशन होता है। और यीस्ट में कली बनना या बडिंग होता है। बेहतरीन। तो इस डीप डाइव के सारे मुख्य बिंदु हमने कवर कर लिए हैं। प्रकृति की दोनों रणनीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। और दोनों का ही अंतिम लक्ष्य एक ही है, जीवन को इस धरती पर कभी न रुकने देना। ये प्रकृति की व्यवस्था सच में कमाल की है। लेकिन इस चर्चे को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब और गहरा विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? ये हमारे नोट से ही जुड़ा है, हालांकि इसका सीधा जवाब शायद अभी विज्ञान के पास भी नहीं है। हम बात कर रहे थे ना उस जीव की, प्लैनेरिया की। हाँ, जो पुनर्जनन से अपने शरीर का कोई भी कटा हुआ हिस्सा वापस बना लेता है। बस उसी के बारे में सोच रहा था। मान लीजिए उसका सिर कट गया और कोशिकाओं ने एक नया सिर, एक नया मस्तिष्क बना लिया। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या उस नए मस्तिष्क में पुरानी यादें या पुरानी पहचान भी कॉपी हो जाती हैं? ओह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? शरीर का ढांचा तो नया बन गया, लेकिन क्या कोशिकाओं के पास सिर्फ शरीर बनाने का ब्लूप्रिंट होता है, या वे अनुभवों को भी याद रख सकती हैं? ये एक बेहद विचारोत्तेजक दृष्टिकोण है। अगर कोशिकाएं वास्तव में स्मृतियों को भी संरक्षित कर सकती हैं, तो ये जीवन को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल देगा। मतलब जीवन की निरंतरता सिर्फ भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। ये स्मृति और शरीर के रिश्ते का एक बिल्कुल नया पहलू खोलता है। एक ऐसा सवाल जो हमें जीव विज्ञान और चेतना की बिल्कुल सीमा पर लाकर खड़ा कर देता है। और इसी रहस्यमयी विचार के साथ हम आज के इस अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में ऐसे ही नए सवालों की खोज आगे भी जारी रहेगी।